जब ज़्यादातर एस्पिरेंट अपनी यूपीएससी यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं, मुझे सबसे पहले कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। लेकिन गहरा सवाल शायद ही कभी पूछा जाता है, यह क्रम क्यों? एनसीईआरटी सिर्फ विषयों के बारे में व्यवस्थित नहीं होती, यह आपकी सोच को आकार देने के लिए डिज़ाइन की गई है। हर अच्छी तैयारी पाठ्यक्रम से नहीं बल्कि उसको पढ़ने वाले दिमाग से शुरू होती है। आईएएस मास्टरमाइंड्स में हम एनसीईआरटी को एक सिविल सेवक के आंतरिक गठन की नींव के रूप में देखते हैं। एनसीईआरटी आपको केवल एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं करती है, ये आपके मन को ईमानदारी, तर्क, परिपक्वता, सहानुभूति से तैयार करती है। इस एपिसोड में आइए जानें कि कैसे हर विषय, साइंस से लेकर सोशियोलॉजी तक, सोचने का एक अनोखा तरीका चरित्र की अलग मजबूती का निर्माण करता है और साथ मिलकर उस तरह के नेतृत्वकर्ता को आकार देते हैं जिसकी भारत को आज ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएएस मास्टरमाइंड्स। इस फाउंडेशन सीरीज में हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है आ चुका है, जिसमें हमने बात करी कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी किस क्रम से पढ़ी जाए। इसका जो क्रम हमने बनाया कि पहले साइंस पढ़नी चाहिए, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर सोशियोलॉजी, फिर एनवायरनमेंट, तब जाकर टेक्नोलॉजी पढ़नी है। तो साइंस जो है एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम इसका डिटेल में बात करेंगे कि साइंस जो होती है ना, ये आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करती है। आपको लॉजिक कैसे लॉजिकल बनाती है आपको। आप चीज़ों को कैसे देख के ऑब्जर्वेशन करेंगे कि ये घटना हो रही है तो फिर उसके बाद कैसे हुआ। फिर जो है ज्योग्राफी जो है स्थानिक जानकारी देती है। इन्वायरमेंट के लिए जो आपका कॉन्टेक्स्ट चाहिए वो मिलता है। फिर जो है हिस्ट्री आपको जो है पूरे एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक जो डेप्थ चाहिए होती है उसके बारे में जानकारी देती है। फिर जो कल्चरल कंटिन्यूटी है कि कैसे हमारा कल्चर लगातार बदल रहा है, कौन सी चीज़ें हम अपना रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ मिल जाती है। फिर पॉलिटी जो है स्ट्रक्चर, हमारे शासन का स्ट्रक्चर क्या है, अधिकार क्या है, गवर्नेंस कैसे चल रहा है, तो इसकी बात करती है। इकोनॉमिक जो है ये सिस्टम, एक्सप्लोर सिस्टम, लोगों की चॉइस कैसी है, डेवलपमेंट कैसे करना है, ये चीज़ें वो बताती है। फिर सोशियोलॉजी है रिवील सोशल डायनेमिक्स, जो सोशल चेंजेस होते रहते हैं, जो सोशल बिहेवियर है लोगों का, उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। इससे लोगों की आइडेंटिटी पता चलती है। फिर इन्वायरमेंट में सिंथेसाइज साइंस, जो इन्वायरमेंट जब आप साइंस पढ़े रहेंगे, ज्योग्राफी पढ़े रहेंगे, एथिक्स पढ़ेंगे, तब आप जो है इसमें इन्वायरमेंट आप पढ़ पाएंगे। अप्लाई नॉलेज टू मॉडर्न चैलेंजेस, ये हो गया। तो हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे और फिर इसको को रिलेट करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट से। जैसे अभी हमने देखा क्रम में आपको बताया कि पहले आप साइंस पढ़ेंगे, फिर जो है ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर सोशियोलॉजी, फिर इन्वायरमेंट, फिर टेक्नोलॉजी। अब इसको हम देखते हैं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है विथ लॉजिक। तो आइए देखते हैं। साइंस 6 to 10 तक आपको पढ़ना है और आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सी बुक पढ़नी है। स्टार्ट विथ साइंस। इट ट्रेन्स योर ब्रेन टू ऑब्जर्व, क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमिना, द फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। जो साइंस पढ़ने से होता है ना, साइंस आपको ट्रेन करती है कि आपको जो है कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। जैसे आज मान लीजिए हम मौसम को लेते हैं कि आज ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आपने पहले की चीज़ें ऑब्जर्व की होगी। पहले बादल आया होगा, पहले गर्मी पड़ी होगी, फिर जो है बादल आया होगा, फिर बारिश हुई होगी। तो आप चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, अगली बार जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो फिर हो सकता है कि फिर बारिश हो, बादल आए। मतलब वो फिनोमिना हम जो है चीज़ों को आप देखते रहते हैं। फिर प्रश्न पूछना सिखाती है कि ये क्यों हो रहा है। जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं कि मान लीजिए दूध कैसे फट गया, फिर खाना कैसे ख़राब हो गया। तो ये सब चीज़ें हम देखते रहते हैं ना, तो हम पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जो साइंस आपको इस चीज़ से बताती है ये चीज़ हो रही है तो इसकी वजह ये है। और फिर जो है ना नेचुरल जो घटनाएं हो रही हैं उसको हम समझते हैं। जैसे बारिश क्यों हो रही है, आंधी तूफान क्यों आ रहा है, पेड़ पौधे कैसे उग जा रहे हैं, पतझड़ कैसे आ रहा है। तो जितनी भी नेचुरल घटनाएं होती है ना उसको ये हमें समझाने में सक्षम होती है साइंस। बिल्ड फाउंडेशनल रीजनिंग एंड क्यूरियोसिटी, जो हमारी जो रीजनिंग कैपेबिलिटी होती है ना उसको डेवलप करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमारे अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करती है। यूपीएससी ना ऐसे लोगों को डिमांड करती है जो क्यूरियस हो चीज़ों के जानने में, चेंजेस होने वाले, नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, नए परिवर्तन हो रहे हैं, सोशल चेंजेस हो रहे हैं, तो उनको जानने में। और फिर भारत इतना विविध है तो लोगों को समझने, इतनी डाइवर्सिटी है भारत में, तो लोगों को समझने की कोशिश करें ताकि अच्छी पॉलिसी बन जाए। तो ये भी चीज़ जो है ना आपको साइंस डेवलप करती है। ज्योग्राफी
जैसे ज्योग्राफी पढ़ने में ना आपको उसमें बहुत साइंस का यूज़ होता है, तो जब आप साइंस पढ़े रहेंगे तभी आपको ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आएगी। टेक्नोलॉजी तो आप समझ रहे हैं साइंस का अगला वर्जन है, साइंस का एप्लीकेशन ही टेक्नोलॉजी है, तो जब तक आप साइंस नहीं पढ़ेंगे तब तक टेक्नोलॉजी भी नहीं समझ पाएंगे। इन्वायरमेंट भी उसी से रिलेटेड है, इसमें भी साइंस का बहुत पोल्यूशन कैसे हो रहा है, कौन कौन सी गैस क्या कर रही हैं, फिर यहाँ भी साइंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो यानी कि सबसे पहले आपको साइंस पढ़ना है, ये आपको लॉजिकल बनाएगा, प्रश्न पूछने वाली जो हैबिट है वो डेवलप करेगा, और फिर जो आप नेचुरल जो घटनाएं हो रही हैं उसको एज इट इज़ नहीं मान लेंगे, बल्कि आप उसके पीछे के कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। इन सब चीज़ों में जो है आज साइंस बहुत योगदान देगी। तो अब देखना है कि साइंस में पढ़ना क्या है। क्लास 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, और इसमें ये काम करना है 6 to 8। 6 वाली एक बार पढ़िए, 7th और 8th 2 से 3 बार आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए उसको बढ़िया से, मतलब उसको याद करना अच्छे से। फिर 9 10 जो है आपको बाई हार्ट जो है याद होनी चाहिए। और फिर इसके बाद 11th में आप बायो का 4th चैप्टर पढ़ सकते हैं, फिर 5 यूनिट पढ़ सकते हैं, और फिर जो है ना केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट, फिजिक्स, इसमें मोशन, वर्क और एनर्जी। अगर 9 10 में जो है ये सब चीज़ें हैं, अगर वहाँ समझ नहीं आ रहा है या थोड़ा सा और डिटेल में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाले जो आप पढ़ेंगे सेगमेंट उसमें थोड़ी सी डिटेल में ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। और फिर क्लास 12th के वो बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर पढ़ना है, यहाँ से आप पढ़ेंगे। अब हम आएंगे ज्योग्राफी, यानी कि जब आप एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं तो आप पहले साइंस पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ना अप्लाई साइंटिफिक पढ़ेंगे। जो अभी हमने साइंस पढ़े उसके जो रूल्स हैं ना वो अप्लाई करता है किस पे, लैंड फॉर्म्स, कैसे भूमि के जो कैसे बनी है, अलग अलग फॉर्म कैसे हैं, जैसे माउंटेन हो गया, हिल्स हो गई, तो ये सब कैसे बना है, साइंस का इस्तेमाल करके हम इसको समझते हैं। क्लाइमेट समझते हैं, कौन सा रिसोर्स कहाँ है और वहीं पे क्यों है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ये चीज़ें भी हम समझते हैं इसमें। इट इज़ द ब्रिजेज बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये जो है एक नेचर के जो रिसोर्स हैं, हम लोग रिसोर्स पे तो डिपेंड हैं, और उसको जो हमारी सभ्यता पे कैसे उसका इफेक्ट पड़ा है। जैसे पहले जो है नदियों के किनारे बसते थे, अब जो है कहीं भी बस सकते हैं क्योंकि हमने डेवलप कर लिया है, लेकिन ज्योग्राफी जो है अभी भी प्रभावित करती है। आप एकदम रेगिस्तान में नहीं रह सकते हैं, आपको वहीं ज़्यादा डेंसिटी होती है लोगों की जहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो इससे ये सब चीज़ें हम ज्योग्राफी सीखेंगे। एंकर स्पेशल अवेयरनेस एंड फिजिकल कॉन्टेस्ट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। ये हो जाता है ना कि आपको स्थानिक अगर आपको समझ हो कि अरब में क्या है, अमेरिका में क्या है, यूरोप कैसा है, कैसी वहाँ की ज्योग्राफी है, कैसे लैंड फॉर्म है, कैसे वहाँ के लोग हैं, तो ये सब जब आप समझ लेंगे ना तो आपको हिस्ट्री समझने में अच्छा होगा। तब आप हिस्ट्री, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो आपको जब पता ही नहीं है कि फ्रेंच के अगल बगल, वो फ्रांस के अगल बगल कौन से देश हैं, वहाँ की कैसी टेरिटरी है, तो आप वहाँ की कैसे हिस्ट्री आप पढ़ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। भारत में जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो क्यों हुआ, जब तक आप वहाँ की ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दूसरे जो नंबर पे आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, और ज्योग्राफी तभी समझ में आएगी जब आपकी साइंस अच्छी हो, यानी कि पहले साइंस पढ़नी है, फिर ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री। और इकोनॉमी भी आपको तभी समझ में आएगी क्योंकि ज्योग्राफी में जो है आपको बताया गया कौन सा रिसोर्स कहाँ है, फिर तब रिसोर्स का ही मैनेजमेंट तो करना तो इकोनॉमिक्स है। तो जब तक आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे तो फिर इकोनॉमिक्स भी समझ में आएगी, इन्वायरमेंट भी उसी तरीके से। तो आपको पहले जो है ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी शेप्स सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन का निर्माण जो है ज्योग्राफी करती है। जैसे मान लीजिए भारतीय सिविलाइजेशन जो है यूरोपीय सिविलाइजेशन से अलग है। इसकी एक वजह केवल और केवल एक है कि हमारी ज्योग्राफी अलग है उनकी ज्योग्राफी से, तो हमारी सिविलाइजेशन अलग है उनसे। इसीलिए जो अलग अलग सिविलाइजेशन है ना उसको बनाने और बिगाड़ने में ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता की देख लीजिए, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, इसमें क्या हुआ कि यहाँ की ज्योग्राफी बोला जाता है कि एक है कि क्लाइमेट चेंज हो गया, यानी ज्योग्राफी में थोड़ा बदलाव हुआ और वो जो है ख़त्म हो गई। यानी कि बनाने और बिगाड़ने दोनों में योगदान होता है ज्योग्राफी। ट्रेड रूट्स में भी ज्योग्राफी का है कि क्योंकि आप देखिए समुद्र से ट्रेड होता है या मैदानी इलाकों से अच्छी सड़कें होती हैं, पहाड़ों में दर्रा बनाए जाते हैं, यानी ट्रेड रूट्स कैसा हो। अगर बहुत डिफ़िकल्ट ट्रेन है, जैसे आप एवरेस्ट को पार करके तो हिमालय पर्वत को पार करके तो आप ट्रेड नहीं कर सकते ना, दर्रों से ही करते। यानी कि ये डिसाइड कौन करता है, ज्योग्राफी। वार्स जितने भी आज वार हो रहे हैं, पहले हुए हैं, सब रिसोर्सेज के लेकर हैं सब, तो ये भी तो ज्योग्राफी से रिलेटेड हुआ। पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी ज्योग्राफी से ही होता है। व्हेन यू स्टडी हिस्ट्री आफ्टर ज्योग्राफी इवेंट्स मेक मोर सेंस। जब आप ज्योग्राफी अच्छे से समझे रहेंगे तब आप जो है अच्छे से पॉलिटी पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है रिसोर्स के बंटवारे के लिए ही तो हम संस्थाओं का निर्माण करते हैं जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है,
आप 6 की एनसीईआरटी पढ़िए, 6, 7, 8 इसको जो है ना आप एक बार पढ़िए, मतलब एक साथ पढ़िए इसको। ये जब बढ़िया से क्लियर हो जाए, इसकी जो बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाए, तब आप आइए 9 और 10th की, फिर इसको जो है अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये इसी का जो है ना एडवांस वर्जन है। और जब ये बढ़िया से क्लियर हो जाएगा ना, तब आप इसको अच्छे से पढ़िए। इसको तो पूरा रटना पड़ेगा बाय हार्ट, क्योंकि मेंस में और प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, यहाँ से भी आते हैं लेकिन यहाँ से ज़्यादा आते हैं। और जब तक आप इसे नहीं समझे रहेंगे 6, 7, 8 को, तब तक आपको 9, 10th नहीं समझ में आएगा। और फिर जब तक 9, 10th अच्छे से नहीं रहे तो ये 11, 12 की नहीं आएगी। तो पहले आपको ये पढ़ना है, फिर ये आराम से। पहले इसको आप बढ़िया समझ बनाइए, और रटना नहीं, समझने की कोशिश करना। ये सब कंसेप्चुअल है, आपको रटना नहीं है। बस आप उसके पीछे की साइंस को अगर आप समझ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा, तो फिर दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें, हाँ जो चीज़ें लग रही है कि आप भूल जा रहा है, पहले उसको आप पढ़िए आराम से, उसको मतलब अंडरलाइन कर दीजिए, दोबारा 2 बार 3 बार उसको रिवाइज कर लीजिए। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री बिल्ड्स मैच्योरिटी, ये जो हमारा अगला बाद में इसका अगला पार्ट आएगा ना, वहाँ पे हम बताएंगे मैच्योरिटी कैसे है, और जियोग्राफी जो है रीजनेबलनेस कैसे है, और साइंस जो है आपके अंदर ऑनेस्टी कैसे बढ़ाती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब भाई पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में। इट्स शो हाउ जियोग्राफी शेप्ड सोसाइटी। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हम उसमें यही सीखते हैं कि कैसे जियोग्राफी ने जो है सोसाइटी को बनाया। जैसे हमारी सोसाइटी अलग है, अरब की सोसाइटी अलग है, फिर उत्तरी अमेरिका की अलग है, दक्षिण अमेरिका की अलग है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है वहाँ की ज्योग्राफी। यानी कि हम हिस्ट्री तो पढ़ते हैं कि यहाँ की अलग है, लेकिन उसकी वजह क्या है? ज्योग्राफी। यानी कि पहले ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, और एक कल्चर और गवर्नेंस हम समझने की कोशिश करते हैं, पूरा शुरुआत से लेकर पूरा आज तक का पढ़ते हैं। यू विल सी हाउ सिविलाइजेशन डेवलप्ड एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न इंडिया। और हम देखेंगे सिविलाइजेशन जो है कैसे डेवलप हुई, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं इसमें। एड्स टेम्पोरल डेप्थ हाउ सोसाइटी डेवलप्ड विच इन्फॉर्म पॉलिटी एंड सोशोलॉजी। जैसे हम जब सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं ना, कि पहले लोग घुमंतु थे, पशुओं पर डिपेंड थे, फिर कृषि करना शुरू किए, तो उन्हें फिर जो है कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, चीज़ें कम्प्लेक्स होती गई, तो फिर जो है परिवार नामक संस्था बनी, फिर धीरे धीरे राजा बने, फिर उन्होंने राजा को डिसाइड किया, फिर उससे भी समस्याएं आई, तो आज हम डेमोक्रेसी अपनाए हैं। तो यानी कि ये चीज़ें हम धीरे धीरे हिस्ट्री से पढ़ते हैं तो चीज़ें समझते हैं, हमारी समझ डेवलप होती है कि सोसाइटी कैसे बनी, पॉलिटी फिर कैसे इन्फॉर्म हुई, सोशियोलॉजी कैसे बनी। तो हिस्ट्री रिमाइंड अस द ग्रेट चेंजेस टेक डिकेड्स इवन सेंचुरी। और हिस्ट्री हमें ये भी याद दिलाती है कि जो बड़े बड़े चेंजेज हुए ना, अचानक नहीं हो जाते हैं, वो धीरे धीरे होते हैं। जैसे आप समझिए कि वीमेंस राइट, पहले कितना आंदोलन करना हुआ, धीरे धीरे अब उनको भी वोटिंग राइट मिला। अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें ही मिली हैं, उसके लिए अब भी आंदोलन कर रही हैं, समानता की डिमांड हो रही है। तो इसमें जो है ना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। सोशल रिफॉर्म, नेशन बिल्डिंग, जैसे हमारा अभी भी हम मेकिंग नेशन में चल रहे हैं, यानी कि भारत का निर्माण हो रहा है, 75 साल हो गए, फिर भी इसमें धीरे धीरे चीज़ें, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अभी हम रिलीजन को लेकर लड़ते रहते हैं, कास्ट को लेकर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे कि मिल रहा है, यानी कि हम अभी मेकिंग प्रोसेस में हैं। अभी ये सब चीज़ें ट्रांजिशन फेज में है, और फिर जो है ये धीरे धीरे चेंज होंगी, और इस पर काम कर रहा है, नो डाउट सुधार भी हो रहा है। ये चीज़ें हमें कौन सिखाता है? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? वही 6, 7, 8। तो आपको हमेशा ये स्टडी रखनी है कि 6, 7, 8 को आपको एक साथ पढ़ना है। मतलब आप एक बार पढ़िए, फिर रिवाइज करिए, जब ये लगे कि आपका इसका कॉन्सेप्ट सही हो गया, तब जाइए आप 9th और 10th में। वही स्टडी 9, 10th कम से कम 1-2 बार पढ़िए, तब आइए आप जो है 11, 12th में। इसको आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। फिर आते हैं पॉलिटी शेप्स मॉडर्निटी। तो ये आपको बताया कि ये वाला सेगमेंट हम अगले पार्ट में इस पर डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी कैसे मॉडर्निटी को बढ़ावा देती है। इट बिल्ड्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट टू एक्सप्लेन हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन केम इनटू बीइंग। पॉलिटी हमें बताती है ना, तो जो पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम कैसे हमारे जो संविधान बना है कैसे काम कर रहा है, ये सब चीज़ें देखते हैं हम हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। कि पहले जो है अंग्रेज़ों का शासन था, फिर हमने जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ा, समानता के लिए लड़ा, तो उस चीज़ों को हमने अपने संविधान में शामिल किया। जो संस्थाएं क्यों बनी है? ताकि जो है हम अपनी स्वतंत्रता और समानता का जो भाव है उसको हम बनाए रखें, कोई एक संस्था जो है शासन पे कब्जा ना करनी है। तो इंट्रोड्यूस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्रिटिकल फॉर गवर्नेंस, लॉ एंड करेंट अफेयर्स। ये जो है इंस्टीट्यूशनल जो है ना, इंस्टीट्यूशन है, उनका स्ट्रक्चर बताता है कैसे गवर्नेंस होना चाहिए, कैसा कानून होना चाहिए, और करंट अफेयर से रिलेटेड होता है।
जैसे गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आर द फ्रेमवर्क विद इन विच इकोनॉमी एंड पॉलिसी ऑपरेट। यानी कि जो हमारी पॉलिटी है वो डिसाइड करती है इकोनॉमिक कैसी होनी चाहिए, कैसी योजनाएं बननी चाहिए। यानी कि जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तब उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो इसमें पॉलिटी में पढ़ना है 6, 7, 8। तो इसको आप जो है पहले ये तो आप एक बार पढ़िए, बहुत इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। 7th वाली भी एक बार पढ़ें, 8th वाली थोड़ी सी 2 बार पढ़ सकते हैं। मतलब वो इसमें जो आपको अप्रोच चाहिए ना वो आपके अंदर हो जाए, बस उतना पढ़ना है। फिर 9th की शुरुआत के जो कहानियाँ बताई गई हैं उसे तो आप एक बार पढ़ लीजिए ताकि समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है। फिर उसके बाद लास्ट के 2-3 चैप्टर हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, डेफिनेशन वगैरह दी हुई है। फिर 10th वाला तो इसको आपको रखना पड़ेगा बाई हार्ट, क्योंकि बहुत अच्छा है। इसकी मतलब थॉट डेवलप कर सकते हैं आप कुछ चीज़ों के बारे में। तब जो है आपको ये वाली चीज़ें 11th वाली ये तो आप बहुत ही अच्छी बुक है। आपके एडवांस जब आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ बहुत काम आएगी। मेंस में डायरेक्ट यहाँ से आप प्रश्न आते हैं और आप लिख सकते हैं करंट पढ़ के। और ये वाली है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और ये जो है ना इसको मतलब आप बस अपना जो है बेस मजबूत करने के लिए इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो करंट से जब आप पढ़ेंगे तब भी ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन आपको पूरा जो है एक थॉट डेवलप कर सकते हैं आप इसको पढ़ के। तो IR में भी इस बहुत योगदान देगा ये वाली एनसीईआरटी। अब बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स जो है ना एक्सप्लेन करती है गवर्नेंस जो है कैसे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वेलफेयर स्कीम कैसे चल रही है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। ये होता है एक्सप्लेन रिसोर्सेज फ्लो एंड डिसीजन मेकिंग, कनेक्ट विल विथ पॉलिटी एंड सोशियोलॉजी। ये जो है पॉलिटी जैसी रहेगी, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया जो है वेलफेयर स्टेट है, यानी कि यहाँ की जो सरकारें हैं वो जनता के हित में काम करती हैं, मतलब उनके कल्याण के लिए काम करती है। अमेरिका में है कि वो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं और ताकि लोग जो है अपने आप अपना विकास करें। लेकिन हम जो है यहाँ इतनी असमानता है कि सरकार को वहाँ हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो सरकार डिसाइड करती है कि कैसे रिसोर्स कहाँ कौन से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, किसको देने हैं। ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिटी डिसाइड करे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स की हम जो पॉलिसी बनाते हैं उससे डिसाइड होती है सोशियोलॉजी, यानी सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़े रहेंगे तब जो है आपको अच्छे से सोसाइटी समझ में आएगी, सोशियोलॉजी समझ में आएगी। और इकोनॉमिक्स जो है ना जॉब कैसे निर्माण करना है, इनइक्वलिटी और पॉवर्टी, जो हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, कुछ मतलब जॉब का स्ट्रक्चर क्या है, इनइक्वलिटी कैसी है, गरीबी कैसी है। यानी जब हम सोसाइटी के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे ना तो हमें सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। और फिर जो है स्ट्रक्चर के बाद जो सोसाइटी का बिहेवियर कैसे है, यानी जॉब और ये सब जो डिसाइड कर रहा है उसका व्यवहार कैसा रहा है, तो सोशल डायमेंशन हम पढ़ेंगे कहाँ, सोशियोलॉजी में। यानी कि पहले हम सोसाइटी का स्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स से समझेंगे, फिर उसका बिहेवियर कैसा है। यानी कि पहले आप जब तक मान लीजिए कि आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत की पॉलिटी है यानी पॉलिटिक्स है, पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझते हैं ना कि यहाँ संविधान है और फिर पार्लियामेंट है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो इस स्ट्रक्चर को आप समझिए, फिर जाएंगे आप जब ग्राउंड लेवल पे लोगों को समझेंगे, अभी कास्ट के आधार पे लोग वोट देते हैं, रिलीजन के नाम पे वोट देते हैं, तो ये जो है उनका बिहेवियर है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स हमें स्ट्रक्चर बता देती है, लेकिन उसका बिहेवियर जब आपको सीखना होगा तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा सोशियोलॉजी। अब इकोनॉमिक्स में हम पढ़ लेंगे ये 9-10 पढ़ लीजिएगा, इसमें बेसिक चीज़ें हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। फिर 11-12 अच्छी वाली है, इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इसका बस बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है ताकि आप जो है जीडीपी क्या है, ये सब चीज़ें जो बेसिक वो समझ में आए, तो फिर आप एडवांस बुक अच्छे से समझ जाएंगे। फिर है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी ग्रुप एंड कल्चर, हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव। जब सोशियोलॉजी हम पढ़ते हैं ना तो इसमें सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी कल्चर क्या है वो पढ़ते हैं। तो इससे हम क्या समझते हैं कि लोग सोचते क्या है, इसे कैसे क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी एड्स डेप्थ, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड सोसाइटी स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड चेंजेस। जब आप सोसाइटी से पढ़ेंगे तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर आप समझेंगे कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है और चेंज कैसे हो रहा है सोसाइटी। मान लीजिए बहुत सारी कुरीतियाँ हैं समाज में, तो उसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं, या पहले से जो चीज़ें थी उसको चेंज कैसे हुआ है, ये चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे सोशियोलॉजी में। इसेंशियल फॉर एथिक्स में क्या हम एम्पैथी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं और समाज के नैतिक
मोरल ला ही तो पढ़ते हैं। जब आप सोसाइटी को पढ़ लेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि इस सोसाइटी के मोरल ला क्या हैं, इसके एथिक्स क्या हैं। तब जाके आपको जो है एथिक्स का जो पेपर है GS4 पेपर, तो वहाँ पे जो है आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। और एसए में आपका जान आजकल तो यूपीएससी एकदम एथिकल एसए ही पूछ रही है, तो यहाँ भी उसका योगदान है। यानी कि एसए को एथिक्स को बाद में पढ़ना है। इससे सोशियोलॉजी टीचेज अस टू सोशल टेंशन, ये सोसाइटी में जो टेंशन है उस वो भी हमें सिखाती है। और फिर जो है भाईचारा कैसे बनाना है, कन्फ्लिक्ट्स कैसे, कन्फ्लिक्ट क्या है, भाईचारा कैसे बढ़ता है, कन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं, कोऑपरेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ के सीखते हैं। इट ट्रेन्स अस टू एक्ट वाइजली इन ग्रुप, और इससे जो है ना ग्रुप में कैसे हमें व्यवहार करना है वो सिखाती है, ना कि व्यक्तिगत स्तर पे। व्यक्तिगत स्तर पे हम अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, जब ग्रुप में बात करना होता है ना, कैसे बात करनी है वो चीज़ें आप सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हरियाणा में खाप पंचायत का सिस्टम है, पर्सनल लेवल पे भले आपको बुरा लगे कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ें कुछ है, जैसे महिलाओं का शोषण हो जाता है, कुछ जातिवाद को भी बढ़ावा देती है, लेकिन आप वहाँ पे जाके नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है वो लोग उसको अच्छा मानते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि सोसाइटी के बारे में कि वो कैसी सोसाइटी है। आप हाँ धीरे धीरे इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा करके समझा सकते हैं। अचानक जाके आप उनसे गलत नहीं बोलेंगे कि नहीं आप ये लोग गलत कर रहे हैं, अब मॉडर्निटी आ गई है, वैल्यू चेंज हो गए, हमारे संविधान में ये है वो है। आप उनको डायरेक्ट नहीं समझा सकते, उनकी वो हैं व्यवहार में। आप धीरे धीरे चेंज के लिए प्रयास कर सकते हैं एज ए ऑफिसर या लीडर। ये चीज़ें सिखाती है हमको सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में 11th-12th में ही है, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर आप करंट से उससे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको बेसिक दे देगी, और फिर करंट में क्या है वो चीज़ें आप जब दोनों समझेंगे तो एक डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा आपको, जो आपको मेंस राइटिंग और इंटरव्यू के दौरान बहुत यूज़फुल होगा। इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो इन्वायरमेंट टाइज टुगेदर साइंस, ज्योग्राफी एंड पॉलिसी। समझ लीजिए कि इसमें तो साइंस होता ही है, आपको पता ही होगा, ज्योग्राफी भी है और पॉलिसी भी है, तीनों मिल के जो है ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तीनों उसको इम्पैक्ट डालते हैं। तो जब तक आप साइंस नहीं पढ़े रहेंगे, ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और ये जो है ना मेंस में भी बहुत अच्छा है, इसमें योगदान होता है, और प्रीलिम्स में तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपको पहले वो चीज़ें पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। इट्स वेयर, मतलब इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ साइंस मीट्स कॉन्साइंस। अभी तो हम साइंस को पढ़ते हैं ना, बोलते हैं कि इसमें कॉन्साइंस नहीं होती। साइंस जो है एटम बम का जो निर्माण कर देती है, जिसे कहा जाता है कि ये मानवता विनाश का एक साधन है। लेकिन जब इन्वायरमेंट हम पढ़ने लगते हैं तो साइंस को कॉन्साइंस यानी अंतरात्मा जो चाहिए ना, आज तक कोई एटम बम विस्फोट नहीं हुआ 1945 के बाद, तो ये कॉन्साइंस से मिलाता है, यानी कि हम अंतरात्मा की सुनते हैं, साइंस की नहीं। पॉलिसी मीट्स एम्पैथी, पॉलिसी जो हम बनाते हैं ना वो विथ एम्पैथी बनाते हैं, मतलब सहानुभूति होती है। जैसे हम बना रहे हैं कि पर्यावरण नुकसान हो रहा है तो गरीबों पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, आने वाली पीढ़ी पे वो इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी हमारे अंदर जो है ना सहानुभूति है कि नहीं आने वाली पीढ़ी के हितों का भी ध्यान रखना है। यानी हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। एंड सिविलाइजेशन मीट्स इट्स सोल, जो सभ्यता होती है ना, सभ्यता की एक आत्मा होती है जिसके इर्द गिर्द चीज़ें घूमती रहती है, तो वो है इन्वायरमेंट। ये सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देता है, एम्पैथी लाता है, कंसाइंस लाता है। यानी कि जब तक आप साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, जो डेप्थ चाहिए होता है यूपीएससी को। तो इसके लिए आप जो है एनसीईआरटी 12th क्लास की पढ़ सकते हैं, आप 10th में भी है कुछ इन्वायरमेंट की, और फिर 11th की है, फिर ये शंकर IAS की है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिस मीडियम में हो आप पढ़ सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी जो होती है ना ब्रिज की तरह काम करती है, गवर्नेंस और साइंस के बीच ब्रिज का काम करती है। वाइटल फॉर इनोवेशन एंड फ्यूचर रेडीनेस, ये इनोवेशन को बढ़ावा देती है और फ्यूचर की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए हम लोगों को तैयार करती है। यानी अप्लाइड साइंस की बात करती है, यूपीएससी में बहुत प्रश्न आते हैं, प्रीलिम्स हो या मेंस, अप्लाइड साइंस पूछा जाता है। तो जब तक आप साइंस नहीं तैयार करे रहेंगे, वो टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस ही होती है, तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली टेक्नोलॉजी इट्स द मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड एथिक्स। जो टेक्नोलॉजी है मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ साइंस, साइंस का एप्लीकेशन ही है, कहाँ, गवर्नेंस में, विकास के लिए, और एथिक्स में। ऑफन आस्क्ड इन द GS3 पेपर और एसए। इसके लिए आप 9th-10th की पढ़ेंगे, फिर बायोटेक्नोलॉजी बेसिक के लिए एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स वाला सिलेक्टेड पढ़ लेंगे, देन अपडेट द करंट अफेयर, फिर आई द हिंदू पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें वाई दिस सीक्वेंस वर्क्स
फॉर यूपीएससी। पहली चीज़ तो हम बता दें कि एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि मैं जो ये सीक्वेंस बताया हूँ ये बिगिनर के लिए है, यानी कि जो अभी पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी शुरू की है, वो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप अपने हिसाब से कि कौन सी अभी तैयार है नहीं है, किस पे ज़्यादा वर्क करना है, सोशियोलॉजी वाले ईयर आप बार बार पढ़ना पड़ता है, पॉलिटी की बार बार पढ़ना पड़ता है, उसको आप उस हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। या उनके वेटेज कितने हैं, जैसे हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न आ जाता है तो आप हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ सकते हैं, फिर से पढ़ सकते हैं, या पहले उसको प्रियोरिटाइज़ कर सकते हैं, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जो ये चीज़ें मैंने बताई ना वो बिगनर के लिए, तो इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है सीक्वेंस। कॉग्निटिव प्रोग्रेशन, देखिए इसमें जो बौद्धिक विकास होता है ना वो इसमें बड़े अच्छे से होता है। जैसे फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, आप पहले ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें का, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, आंधी तूफान आया हुआ है, यानी चीज़ें आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि हमें साइंस सिखाती है। फिर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि बारिश कब हो रही है, बारिश के मौसम में हो रही है। आंधी तूफान कब आता है, शाम को आता है, तो शाम को ही क्यों आता है। जो मानसून पूर्व बारिश होती है, मानसून के पहले से क्यों होती है, गर्मी अचानक बढ़ जाती है, तो फिर आप कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, फिर वो अपनी मेमोरी में उसको बैठा रहे हैं, उसको मतलब याद करें कि हाँ गर्मी आएगी, फिर उसके बाद बारिश का मौसम आएगा, यानी आपने उसको मेमोरी में बैठा लिया है। और जब जैसे गर्मी ज़्यादा तेज़ होगी तो शाम को आंधी तूफान आएगा, बारिश भी होगी, जिससे मानसून पूर्व बारिश कहते हैं। जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वो समझेंगे। फिर मानसून आ जाता है तो फिर बारिश आती है। तो फिर जो है आप स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, फिर ये सिस्टम समझेंगे। जैसे पॉलिटी का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे देश की सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, हमने सिस्टम कैसा बना रखा है, सोसाइटी कैसी है, एथिक्स कैसे डेवलप होता है, और फिर उसका एप्लीकेशन कैसे है। यानी ये चीज़ें आप धीरे धीरे वो पढ़ेंगे। जैसे ऑब्जर्वेशन करना सिखा दिया हमें क्या, साइंस। कॉन्टेक्स्ट को किससे समझेंगे आप, ज्योग्राफी से। मेमोरी क्या है, मेमोरी आप डेवलप करें हिस्ट्री, हिस्ट्री उससे रिलेटेड हुई। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है आपकी पॉलिटी। सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक्स। सोसाइटी, सोसाइटी है। फिर एथिक्स है, फिर उसका अप्लाइड पार्ट, यानी कि आप जब कुछ सीख लेंगे, सोसाइटी भी जान लिए, एथिक्स भी जान लिए, सिस्टम कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी जान लिए, तब जो आप उसको अप्लाइड करेंगे ना तो वहाँ डेवलप हो जाएगी टेक्नोलॉजी। यानी जो कॉग्निटिव प्रोग्रेशन है वो आपका इस तरीके से होगा जब आप इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। इमोशनल रेजोनेंस, अब इससे फिर अगला क्या फ़ायदा होगा, बिल्ड्स एम्पैथी। जब आप इस क्रम में पढ़ेंगे तो आपके अंदर एम्पैथी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, एंड सिविक कॉन्शियसनेस जो चाहिए होता है ना। जैसे हम कहते हैं कि भारत में लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा तो उठाना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो सिविक सेंस होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर ये भी चीज़ें डेवलप होगी, जो यूपीएससी चेक करता है इसको। इंटरडिसिप्लिनरी सिनर्जी, ईच सब्जेक्ट माइंड फॉर द नेक्स्ट, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट है वो नेक्स्ट के लिए, मतलब वो रॉ प्रोडक्ट का काम करता है। तो जब आपके पास रॉ प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप प्रोडक्ट कैसे बना पाएंगे। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। जीएस पेपर अलाइनमेंट, मिरर द स्ट्रक्चर ऑफ जनरल स्टडीज। तो जीएस पेपर से तो आपको पता ही है कि ये जुड़ा हुआ है। एसे और एथिक्स, सबसे कठिन पेपर होता है ना एसे और एथिक्स। आप ज्योग्राफी रट के लिख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, पॉलिटी में भी कुछ चीज़ें आप रट के लिख सकते हैं। लेकिन एसे और एथिक्स ये चीज़ें वहाँ पे डिमांड करते हैं ना कि आप चीज़ों को महसूस क्या किए हैं। मतलब आप जब लिखें ना तो लगे नहीं कि आप पढ़ के लिख रहे हैं, लगा कि नहीं आपने महसूस किया, आपने उस चीज़ को देखा है, आपने उस चीज़ को जिया है, तब आप लिख रहे हैं। तो ऐसी जो फीलिंग तभी आएगी जब आपकी कलम चलेगी, जब आप इस चीज़ को पढ़े रहेंगे, सोसाइटी को आप समझे रहेंगे। सोशियोलॉजी पढ़ के आप जब चीज़ों सोसाइटी को समझेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तब वो चीज़ें आएंगी। जब यानी कि जब आपका बेस सही हो, इकोनॉमिक्स सही हो, पॉलिटी सही हो, हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ी है, साइंस आपकी अच्छी है, तब आप जाके सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उसके व्यवहार को, उसकी कन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं, जो असमानताएँ हैं क्यों हैं। तो जब आप उसको अच्छे से समझेंगे ना, तो जब आप दिल से महसूस करेंगे, आपको फील होगा, आपको दर्द होगा। जहाँ चीज़ें गलत है वहाँ दर्द होगा, जो चीज़ें अच्छी वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। ये चीज़ें जब आप फील करना सीख जाएंगे तब आपको एथिक्स और ऐसे पेपर आप अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बात करेंगे साइंस ऑनेस्टी कैसे है, ज्योग्राफी रीजनेबलनेस कैसे है, हिस्ट्री मेच्योरिटी कैसे है, पॉलिटी मॉडर्निटी को कैसे बताती है, इकोनॉमिक्स विजडम क्या है क्यों है, सोशियोलॉजी इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों कहा जाता है, इन्वायरमेंट इंटरडिपेंडेंस है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देता है। तो जब आप साइंस पढ़ोगे ना तो ये आपको अप्रोच में जो ऑनेस्ट होना चाहिए, डिमांड करती है यूपीएससी, वो होगा। रीजनेबल इन ज्योग्राफी, मेच्योर इन पर्सपेक्टिव, मॉडर्न इन इथोस, एम्पैथी इन एग्जीक्यूशन। ये चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम।